बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मेरी बाकायदा वीडियो के आगाज से पहले आप देख रहे हैं, ये पहले लगा हुआ पीस है। अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाए। वजारत आला के मनसब से इमरान खान साहब ने वकील राय सलमान साहब नाम बताया जा रहा है, अदालत में जो अडियाला जेल में समात थी उसके मौके पर हिदायत दे दी है और अब उसके बाद हटा दिया जाए। क्या ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को हटा दिया है। अभी तक ये एक मुबैना खबर है। ये बताया जा रहा है कि सुहेल आफरीदी उनको इमरान खान साहब ने कहा है कि वजीर आला के मनसब पे बिठा दिया जाए। ये अभी तक की इत्तलात हैं। अब इन इत्तलात के हवाले से कुछ लोग कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर लोग आएंगे, आकर बताएंगे क्या होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, बड़े जिम्मेदार लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि नॉट ट्रू। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एहतियात करेंगे, अभी फौरी तौर पर इसके सही या गलत होने की बात नहीं कर रहे, देख रहे हैं कि क्या होता है। हमारे सामने क्या हुआ था, अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान साहिबा के बारे में ये बातें इमरान खान साहब से की और इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहिबा को बताई, उन्होंने भी बता दी। फिर अली अमीन गंडापुर ने एक वीडियो के जरिए बता दी कि अलीमा खान साहिबा मिलिट्री इंटेलिजेंस की, फौज की बाकायदा तौर पर एक एजेंट हैं। इस तरह की बातें अली अमीन गंडापुर साहब ने कर दी और फिर अब ये हमारे सामने खबर आ रही है कि इमरान खान साहब ने हटा दिया है। बहुत बड़ी चीज है। अगर ये हो गया है तो ये इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी खबर है। हमें तो ये पता चल रहा था कि आसिम मुनीर साहब की, फील्ड मार्शल साहब की एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, शहबाज शरीफ साहब हट जाएंगे या नहीं हटेंगे, मामला सियासी तौर पर वहां बिगड़ा हुआ है, मरियम नवाज उंगली तोड़ देंगी या नहीं तोड़ेंगी, फड्डा चल रहा है। सारी गर्म खबरें उस तरफ थी और फिर अचानक ये निकल कर आ गया है कि अली अमीन खान साहब को हटा दिया गया है। हुआ क्या है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सामने आ जाएगा। अगर हुआ है तो जो अली अमीन खान साहब ने इमरान खान साहब की बहन के बारे में बातें की थी और जो अली अमीन खान साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, सपोर्टर सब सदा कहता है कि वो दोनों जानिब खेल रहे हैं, उनके उस जानिब भी बड़े ताल्लुकात हैं, इस्टेब्लिशमेंट के आदमी के तौर पे काम कर रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, बड़ी बड़ी मुहिम्मात में नुकसान पहुंचाया है, तो ये उसके पीछे वजह हो सकती है। बट अभी इंतजार करने की जरूरत है। अब आप देखिए बाकायदा तौर पर रिकॉर्डेड वीडियो। घोटकी में कत्ल किया गया सहाफी, क्या हुआ है? जवान सहाफी जान से गया, मासूम बच्ची जान से गई, जख्मी हुई थी वो भी चल बसी। ये इंसाफ चाहते हैं, हुकूमत सिंध एक चीज में नाकाम है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करना। हामिद खान साहब ने वहां पर दलाइल दिए कि 26वीं आईनी तरमीम कैसे हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है अमन दुश्मनों को उखाड़ कर फेंक देना। एक ऐसे लीडर का मामला है जो कोई दहशतगर्द नहीं है कि उसको 7 पर्दों में रख के जेल में केस चला के सजा दे दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल वाकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस वीडियो में क्या है। देखिए, तुफैल रिंद का घोटकी में कत्ल किया गया सहाफ़ी, क्या हुआ है, आपके सामने तमाम तफसीलात रखेंगे। आईनी बेंच में जो समात 26वीं तरमीम के हवाले से है, उसकी रूदाद और किस तरह से सरासर नाइंसाफी पर मबनी ये सब कुछ किया जा रहा है, मैं आपके सामने रखूंगा। जो हमारे सामने हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करना, 11 शहादतें हुई हैं, इसकी तफसीलात तमाम की तमाम आपके सामने रखूंगा। एक मामला है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक गलती की है गुज़श्ता कुछ अरसे में, तो वो गलती क्या है इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और हमारी सियासी जमातें भी एक काम ठीक नहीं कर रही, इसकी तफसीलात रखेंगे आपके सामने। फिर अडियाला यहां क्या हुआ है, क्या हो रहा है, ये भी तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात तुफैल रिंद की कि इस खबर में क्या है। ये घोटकी सहाफी तुफैल रिंद यहां से ताल्लुक रखते हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, फायरिंग की गई, जान से मार दिए गए। इनकी भतीजी इसमें जख्मी हुई थी। जवान सहाफी जान से गया, मासूम बच्ची जान से गई, जख्मी हुई थी वो भी चल बसी।
पुलिस कह रही है कि ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है, पुराना वाक़या है, मीरपुर माथेलो रोड पर यह वाक़या पेश आया। खौफनाक इसकी तफसीलात हैं, जिस तरह से ये वाक़या हुआ। अब ये तो है खबर जो हमारे सामने है, पुलिस ने इसका एक एंगल दे दिया है कि पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। मेरा टेक क्या है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि हमने क्या देखा अभी गुज़श्ता कुछ अरसे में, खावर हुसैन सहाफ़ी, उनका कत्ल हुआ, या वो जान से गए, अपनी ज़िंदगी उन्होंने खुद ख़त्म कर ली। अभी कोई हतमी चीज़ हमारे सामने नहीं है। इससे पहले जो मैं लंबी तफसील है, अजीज़ मेमन पे जाऊँ, शान डहर पे जाऊँ, दीगर सहाफ़ियों पे जाऊँ जो कराची में इंटीरियर सिंध में कत्ल किए गए, मैं उस पर अगर ना भी जाऊँ तो इस वक्त खावर हुसैन का वाक़या एक ताज़ा वाक़या है, तुफ़ैल रिंद का वाक़या ताज़ा वाक़या है, आज का वाक़या है। इससे पहले कराची में इम्तियाज़ मीर कत्ल कर दिए गए, गोलियां मारी गईं और उसके बाद जांबर ना हो सके, शहीद हो गए। ये हमारे सामने रीसेंट मोस्ट वाक़यात हैं। और एक है ज़ियाउल हसन लज्जार ने आज तुफ़ैल रिंद के वाक़े में नोटिस लिया, हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली है, सखर में पुलिस हुक्काम को कहा है कि तमाम तर तफसीलात दी जाएं। वज़ीर आला सिंध ने तशवीश का इजहार किया है, DIG ने रिपोर्ट तलब कर ली है, उससे ऊपर IG ने रिपोर्ट तलब कर ली। ये सारी रस्मी कार्रवाई, इस रस्मी कार्रवाई के नतीजे में जो होना चाहिए वो क्या है कि फौरी तौर पर तमाम तर चीज़ें हमारे सामने आए, हक़ाइक़ हमारे सामने आए, कातिल पकड़े जाएं और उनके खिलाफ एक बड़ा मजबूत केस अदालत को दिया जाए और अदालत उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाए। ये है वो चीज़ कि जिसके ज़रिए इंसाफ मुकम्मल होगा, तो मुकम्मल इंसाफ किया जाए। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो मेरे केस में हुआ, अथर मतीन शहीद के केस में, एक मार दिया गया, एक जेल में है, केस चल रहा है। मैं मकरूज़ हूँ सिंध पुलिस का। इस वक्त जो IG हैं गुलाम नबी मेमन साहब, वो CCPO थे। जिस तरह से पुलिस ने मेरे साथ ताउन किया, हुकूमत सिंध ने ताउन किया, मैं मकरूज़ हूँ। मगर तमाम लोग ये इंसाफ चाहते हैं। हुकूमत सिंध एक चीज़ में नाकाम है, सहाफ़ियों के कत्ल के वाक़यात, अमन व अमान के वाक़यात बिगड़ते हुए, इसमें हुकूमत सिंध के साथ साथ सिंध पुलिस नाकाम है। ये वाक़यात तवातुर के साथ, तसलसल के साथ हो रहे हैं। इनको ख़त्म करना होगा। और जब कोई वाक़या हो जाए, जाहिर है कि आइडियल सिचुएशन दुनिया भर में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर कोई वाक़या हो जाए तो उसके फौरी बाद शफ़ाफ़, तेज़ तर तहक़ीक़ात और शफ़ाफ़ तरीन इंसाफ का अमल, ये एक लाजमी चीज़ है जो अवाम इस रियासत से डिज़र्व करते हैं। यह है तुफ़ैल रिंद का मामला। आई कीप यू पोस्टेड, आगे क्या होता है। इसके बाद आईनी बेंच का मामला, 26वीं आईनी तरमीम समाअत बराह रास्त होगी, सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पे दिखाई जा रही है, तो वहां से कट करके टेलीविजन चैनल्स भी दिखा रहे हैं, ये कौम देख रही है। अब हमारे सामने क्या हुआ कि हामिद खान साहब आए वकीला तंजीमों की नुमाइंदगी करते हुए, और हामिद खान साहब ने वहां पर दलाइल दिए कि 26वीं आईनी तरमीम कैसे हुई है, स्टोरी क्या है। मैं कुछ चीजें इस स्टोरी के हवाले से, जो एक्सप्रेस न्यूज पर इसकी रिपोर्टिंग है, वो आपके सामने रख देता हूं। और उसके बाद हमारे सामने जो जज साहिबान ने बताया, जो जज वकील साहब ने, हामिद साहब ने बताया, वो रखने के साथ साथ मैं फिर आपके सामने अपनी राय भी रखूंगा। देखिए, जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन पर इन्हिसार करते हैं, जब तक आइन में तरमीम नहीं होती, मौजूदा आइन पर इन्हिसार करना होगा, तो इसका मतलब है ऐसे ही चलेगा। और जमाल बंदोखेल साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस आयशा साहिबा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, जस्टिस नईम अफगान साहब, जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा हैं। हामिद खान एडवोकेट साहब ने दलाइल का आगाज किया, बताया 26वीं तरमीम रात के वक्त पार्लियामेंट में लाई गई। उन्होंने कहा पहले बेंच कैसे बनेगा इस पे मुआवनत करें, बेंच की तश्कील पे मुआवनत, केस के बैरिट्स पर बाद में बात करेंगे। अब हामिद खान साहब ने कहा कि हम इस केस की फुल कोर्ट में ही समाअत चाहते हैं, फुल कोर्ट वो वाली जो 26वीं तरमीम के वक्त थी। इस हिसाब से 16 रुकनी बेंच बनेगा। मौजूदा बेंच के तमाम जजेस भी उस वक्त मौजूद थे, इस्तदा है बाकी इस वक्त की 8 जजेस को भी शामिल किया जाए। जस्टिस मंदोखेल साहब ने क्या कहा, अब अगेन मंदोखेल साहब ने कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, यह आइन का हिस्सा है या नहीं। हामिद खान साहब ने कहा कि इसको अगर कलअदम करार दे दें तो शुरू से कलअदम हो जाएगी। अमीनुद्दीन साहब ने भी, मुसरत हिलाली साहिबा ने भी कहा कि इस वक्त इस आइन का हिस्सा है या नहीं है, इसी के तहत आए हैं आप, इसी के तहत बात आगे चलेगी और ये मामला ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो आप इसको आइन का हिस्सा मानते हैं, तभी तो इसको चैलेंज करने आए हैं। ये जज साहिबा ने वहां पर कहा
یہ آپ کے سامنے بینچ کی طرف سے نظر آ رہا ہے. اب یہ اس کی رپورٹنگ ہے, باقی آپ نے لائیو دیکھا ہے. میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں, سب سے پہلا میرا ٹیک کیا ہے. مجھے جس چیز پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان ہنسی آئی وہ یہ کہ آپ 26ویں ترمیم کو آئین کا حصہ مانتے ہیں, اسی لیے تو اس کو چیلنج کرنے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان آئے ہیں. جب جج صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں تو یہ پتہ ہے کیسی لاجک ہے کہ میرے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے اور اس کے بعد وہ بزور طاقت ہتھیار بندے لے کے بیٹھ جائے اور میں کہوں نکلو, وہ مجھے ہتھیار دکھا گئے چل بھاگ یہاں سے. جب مجھے کہے چل بھاگ یہاں سے تو میں پولیس کے پاس, ریاست کے اداروں کے پاس, عدالت کے پاس جاؤں اور کہوں مجھے انصاف دو, اور عدالت پھر مجھ سے کہے آپ اس شخص کو گھر کا اس وقت بالغ مانتے ہیں تبھی تو آپ اس کو چیلنج کرنے آئے. نہیں مانتا, میں کہنے آیا ہوں میرے گھر پہ غلط قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, ایک چور ہے جس نے میرے گھر پہ ڈاکو ہے قبضہ کر لیا ہے, نکالو اس کو باہر, یہ ریاست ہے اس کو میں ٹیکس دیتا ہوں, یہ مجھے انصاف دے, میں یہ انصاف مانگنے آیا ہوں. تو جو آپ کے سامنے آیا ہے وہ 26ویں ترمیم کو غلط کہہ رہا ہے, وہ 26ویں ترمیم کو غلط کہہ رہا ہے, وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے, آپ انصاف کا ادارہ ہیں, چونکہ آپ انصاف کا ادارہ ہیں اس لیے انصاف دیجئے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ آپ 26ویں ترمیم کو آئین کا حصہ مانیے؟ وہ جس طرح سے آئی ہے کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے؟ وہ جو اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے رونجا صاحب آئے تھے ویل چیئر پہ, جس طرح سے ان کو اہلکار لے کر آئے تھے, اختر مینگل صاحب نے ان کو نکال دیا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ جس طرح سے بندے لائے گئے تھے, جس طرح سے چیزیں ہوئی تھیں, کیا یہ سب کچھ ہم نے نہیں دیکھا کہ اس ملک میں موجود طاقتوروں نے تمام چیزوں پر قبضہ کر کے یہ ترمیم کروا دی تھی؟ اب بھی جو ترمیم ہونی ہے اس کے بارے میں جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں تو وہ ترمیم اس قبضے کے بعد جس طرح سے کیپچر کیا گیا ہے ذرا مزید آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. یہ جو جج صاحبان ہیں, یہ جج صاحبان اس 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئینی بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں تو آپ اس کے بینیفیشری ہیں. ون کین نیور بی دا جج آف اٹس اون کاز, تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے بینیفیشری ہیں, آپ اس کی سماعت کر ہی نہیں سکتے. وہ تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ ہو جائے اور آپ بھی آ جائے اور باقی بھی آ جائیں. یہ کام کیا جا رہا ہے, یہ غلط ہے. سپریم کورٹ کے رولز کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیے نا, سپریم کورٹ کے رولز یہ بتاتے ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ پھر نظر ثانی میں موجود ہوں گے. مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے میں منصور علی خان صاحب ہوئے, منیب اختر صاحب ہوئے, دیگر جج صاحبان ہوئے جنہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو. یہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں. جب وہ مخصوص نشستیں آئینی بینچ نے واپس کر دی تو پھر کیا ہوا؟ جنہوں نے فیصلہ لکھا تھا ان کو نکال دیا گیا سپریم کورٹ کی رولز کے خلاف. تو اب حضور والا آپ کے سامنے یہ لوگ جو بحث کر رہے ہیں اس بحث میں آپ بینیفیشری ہیں, آپ نہیں سن سکتے, لیکن آپ سن رہے ہیں. تو یہ اسی طرح سے چل رہا ہے, ایسے ہی چلے گا, اور پوری قوم کو براہ راست دکھاتے ہوئے یہ پوری قوم سے لے لیا جائے گا. یہاں سے آگے 27ویں ترمیم کی راہ ہموار ہے. اور ہمارے ملک میں اپنا ٹیک دیتے ہوئے مزید بھی آپ کو بتاؤں, ہمارے ملک میں نے پہلے بھی کہا جب ناانصافی ہوئی ہے تو اس ناانصافی کے کرنے میں اگر آپ قصور بانٹنا شروع کریں تو جب اقتدار پہ قبضہ ہوا, جب قانون کو روندا گیا تو طاقتور سب سے آگے تھے, انہوں نے روند دیا. دوسرے نمبر پہ قصوروار اس ملک کی عدلیہ رہی ہے. انہوں نے کہا نظریہ ضرورت جناب والا کیجئے کنٹینیو, کون روکے گا آپ کو؟ تو عدالت جس کا کام تھا, یعنی طاقتور کا کام ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کر گزرے, لیکن عدالت کا کام ہے کہ انصاف کرے, تو عدالت کا ہے جناب والا کر گزریے. تو نظریہ ضرورت کو سلام کرتے ہوئے, ویلیڈیٹ کرتے ہوئے, ہماری عدالت میری رائے میں قصوروار نمبر 2 ہمیشہ سے موجود ہے. پھر اس کے بعد ہماری بیوروکریسی نے ان چیزوں میں حصہ لیا ہے, ہمارے پالیٹیشنز نے ان چیزوں میں حصہ لیا ہے, چڑھتے سورج کو سلام کیا, یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. اور ہمارے ہاں تو لوگ بھی ڈکٹیٹر کے آ جانے پر مٹھائیاں بانٹتے ہوئے, تالیاں بجاتے ہوئے سڑکوں پر آ جاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ خرابیاں بہت بڑی ہیں, اور ان خرابیوں میں بہت بڑا حصہ ہے جس طرح سے اس کی ابلاغ کی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, یہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیسے سن سکتے ہیں, لیکن سن رہے ہیں, اور اب ایسے ہی سنا جائے گا. لمبی تاریخوں کے ساتھ یہ تمام معاملہ ہمارے سامنے چلے گا جیسے چلتا ہے. اور یہ 26ویں ترمیم مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ یہی جج صاحبان سنیں گے, ویلڈ قرار پائے گی.
तब तक जब तक अंदर कुछ हो ना जाए, अंदर कुछ हो जाए तो फिर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अभी दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू द वे इट इज गोइंग, तो ये ऐसे ही चलेगा। अब ये जो हमला हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस पर, इस हमले के हवाले से मैं आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा में औरकजई के इलाके में ये वारदात हुई और इस वारदात को नाकाम बनाते हुए पाक फौज के अफसरान और अहलकारों में 11 अफराद ने जामे शहादत नोश किया है। जो दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए उनकी तादाद 19 है। अब औरकजई के इलाके में सब कुछ हुआ, पहले इसको हम औरकजई एजेंसी कहते थे, अब ये औरकजई है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब ये किया गया और इसमें 11 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ये इसकी हमारे सामने अखबार में मौजूद रिपोर्टिंग है। आईएसपीआर ने इस बारे में क्या बताया है, लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सेकंड इन कमांड मेजर समेत 11 जवान शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक फ्रंट से टीम की क़यादत कर रहे थे। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार आजम, फिर नाइक अदील, नाइक गुल, लांस नाइक शेर, लांस नाइक तालिश, लांस नाइक इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल, सिपाही आकिब, सिपाही मोहम्मद जाहिद। आईएसपीआर का यह बताना है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अब इस तमाम रिपोर्टिंग में फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उनमें से फितनतुल खवारिज की इस्तिलाह मौजूद है। यह हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ अरसे में मौजूदा अस्करी क़यादत ने इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से आने वाले एलिमेंट्स वारदातें अंजाम देते हैं, अमन के दुश्मन हैं, वो जब कुछ करते हैं तो हम उन्हें फितनतुल खवारिज कहते हैं। बीएलए है, बलूचिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासिर हैं, उनके लिए फितनतुल हिंदुस्तान की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। ये इस्तिलाहात इससे पहले फितनतुल खवारिज मौला अली करमुल्लाहु वजहहु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दौर में ये इस्तिलाह इस्तेमाल हुई थी खवारिज की। फिर उसके बाद ये इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल होती रही मुख्तलिफ मौक़े पर। हमारे यहाँ ये गुज़श्ता कुछ अरसे में इस्तेमाल हुई है। जो फितनतुल हिंदुस्तान है ये इस्तिलाह इस्तेमाल हुई थी 70s में, इंडिया से लड़ाई के मौके पर फितनतुल हिंदुस्तान। अब फितनतुल हिंदुस्तान इस्तेमाल दोबारा होने लगी है। बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन दुश्मन है उनको भारत की सपोर्ट मौजूद है, तो वो अपनी वारदातें अंजाम देते हैं। ये इस्तिलाहात इस्तेमाल करके मेरी राय में हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो दहशतगर्दों से लड़ रही है, जो उसका काम है। नैरेटिव बिल्डिंग भी कर रही है, जो मेरी राय में उसका काम नहीं है। ये दहशतगर्द अमन के दुश्मन हैं, इन दहशतगर्दों का किला कमा किया जाए, दैट्स इट, नो अदर वर्ड्स। फिर हमारे सियासतदान क्या गलती करते हैं, यहां ऑपरेशन करने देंगे, यहां नहीं करने देंगे, ऐसा करने देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे। देखिए ये जो 11 शहादतें हुई ना, ये 11 शहादतें हमारे अपने अहलकारों की हैं, उनकी जिनकी बेगमात हैं, जिनकी माएँ हैं, जिनके रिश्ते हैं, जिनके सगे हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं। तो ये दर्द मुझे आपको पूरी तरह से महसूस होना चाहिए और ये जो सिलसिला है कि ये वाक़यात होते रहें, ये लोग हमले करते रहें, शहादतें होती रहें, मेजर अदनान हो या जुनैद तारिक हों, ऐसे अफसरान, ऐसे अहलकार कुर्बान होते रहें। ये जाहिर है कि अपनी जिम्मेदारी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अदा करते हुए शहादत हासिल करते हैं, सादत है। मगर इन तमाम दहशतगर्दों को अपरूट करना, जड़ से उखाड़ कर फेंकना लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर ये सिलसिला हो नहीं सकता। अब मान लीजिए, बिल्कुल सीधी बात है कि हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों की खराब पॉलिसीज माजी में रही हैं और उनके नतीजे में ये जंग हमारी सरहदों के अंदर आ गई, अब भी हैं, क्योंकि बहुत जगहों पर बाकायदा तौर पर ये पेनिट्रेट कैसे कर जाते हैं, इस सवाल का जवाब चाहिए। बहुत सी जगहों पर ये उन इलाकों में कैसे मौजूद हैं, इस सवाल का जवाब चाहिए। और सियासतदानों ने भी अगर कई जगहों पर बताया है कि ये लोग आ रहे हैं और हमने ये कहा है कि नहीं, कोई खास पेनिट्रेशन नहीं है, तो गलती की है, इस बात को मानेंगे तो सही करेंगे, ये सीधी बात है। तो जो सियासतदान इस मामले में कहते हैं कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, गलत है।
جب سیکیورٹی فورسز یہ کہتی ہیں کہ یہ والا گروپ ہے، یہ والا گروپ ہے، یہ ایسے کام کرتے ہیں، یہ ایسے کام کرتے ہیں، تو غلط ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا کام ہے امن دشمنوں کو اکھاڑ کر پھینک دینا، اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ اپنی جڑیں مضبوط نہ کریں، پینیٹریٹ نہ کریں، یہ ان کا کام ہے۔ یہ کام ڈھنگ سے نہیں ہوا ہے، یہ اس لیے اس وقت اتنے برے حالات کا سامنا ہے۔ اور جو سیاستدان کر رہے ہیں اس میں بھی خرابیاں ہیں، خرابیاں دونوں جانب موجود ہیں۔ ایک بات پر تو اتفاق ہونا چاہیے کہ ان کو اپروٹ کرنا ہے، ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے، یہ کام لازمی ہے، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ آخری چیز، اڈیالہ جیل میں سماعت کا معاملہ۔ آج عمران خان صاحب کی بہنیں گئی ہیں وہاں، جب جیل کے اندر سماعت ہوتی ہے تو وہ چلی جاتی ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا نعیم حیدر پنجوتا صاحب، علی اعجاز بھٹر صاحب، کچھ دیگر وکلا باہر کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا، تابش فاروق صاحبہ۔ تو جس طرح سے عمران خان کے معاملے میں اس وقت انصاف کیا جا رہا ہے وہ بڑا کوئی عجیب و غریب ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ عمران خان اس ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے، عمران خان کو انصاف ملنا چاہیے۔ جس طرح سے یہ انصاف دیا جا رہا ہے، جس انداز میں کیسز چلائے جا رہے ہیں، وہ انصاف کے تقاضوں کے برخلاف ہے، اور یہ ایک ایسے لیڈر کا معاملہ ہے جو کوئی دہشت گرد نہیں ہے کہ اس کو 7 پردوں میں رکھ کے جیل میں کیس چلا کے سزا دے دی جائے۔ اسے اوپن کورٹ میں تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے میڈیا کی موجودگی میں ایک فیئر ٹرائل، ایک فیئر پروسیس آف لا، ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کے تحت انصاف ملنا چاہیے، اس کی اپیلیں سنی جانی چاہیے، بر وقت سنی جانی چاہیے، اور اس کے کیس میں جسٹس میں ہری بھی نہیں ہونی چاہیے اور ڈیلے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کسی بھی شخص کے کیس میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ معاملہ ملک کے سب سے مقبول لیڈر کا ہے جو اس وقت ان حالات کا سامنا اس لیے کر رہا ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو سسٹم ہے جس میں طاقتور اور سیاسی قوتیں مل کر کام کر رہے ہیں، یہ اس کا رستہ اور عوام کا رستہ روک کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔